इन दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए टॉप साइंस क्वेश्चन। ये ऐसे क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं, तो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की वह कौन सी शाखा है जो पुरुषों के विशिष्ट रोगों एवं स्त्रियों से संबंधित है। चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा इस प्रश्न का, वो हो जाएगा ऑप्शन ए, एंडोलॉजी है। एंडोलॉजी है। एंडोलॉजी चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा है जो पुरुषों के प्रजनन तंत्र और उनसे संबंधित बीमारियों का अध्ययन करती है। इसमें पुरुष बाझपन, हार्मोनल समस्याएं, यौन रोग, प्रोस्टेट ग्रंथि आदि का परीक्षण और उपचार शामिल होता है। यह शाखा स्त्रियों की प्रजनन चिकित्सा शाखा गायनकोलॉजी के समतुल्य मानी जाती है। तो क्या ध्यान रखना, एंड्रोलॉजी जो होगा वो पुरुषों से संबंधित होगा, और अगर गायनो लिखा है तो स्त्री से संबंधित होगा। एंडोलॉजिस्ट पुरुषों के लिए वही कार्य करते हैं जो गायनकोलॉजिस्ट स्त्रियों के लिए करते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, समूह 17 के तत्वों की संयोजकता क्या होती है। समूह 17 के तत्वों की संयोजकता क्या होगी, यह आपसे पूछा है। हाँ, एक चीज ध्यान रखिएगा, जो भी क्वेश्चंस आपको नया लगे या आपको नहीं आता तो ईमानदारी से उस पेन को कॉपी पेन में नोट कर लिया करिए और उसको एक दो बार रिविजन करिए। यही टेक्निक होती है तैयार करने का, प्रश्न तैयार करने का। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं प्रश्न क्या पूछा है आपसे। चलिए इस प्रश्न का राइट आंसर बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 हो जाएगा। चलिए इसको डिटेल्स में पढ़ लेते हैं। समूह 17 के तत्वों को हैलोजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है समूह 17 के तत्वों को? तो हैलोजन कहा जाता है। हैलोजन कहा जाता है। इसमें जो शामिल तत्व है वो है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टासीन। ये इसमें शामिल तत्व हैं। इसके आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे कि आपको बता दें फ्लोरीन का, तो फ्लोरीन का जो परमाणु क्रमांक होता है वह 9 होता है। इसमें आउटर सेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो कितना होगा बता दीजिए। 2 होगा और 7 होगा। ऐसे ही आपका क्लोरीन की बात करें तो 2, 8, 7, यानी कि इसके आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये तत्व जो होते हैं ऑक्टर रूल के अनुसार 1 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके अपना आवरण पूरा करते हैं। इसी कारण इनकी संयोजकता 1 होगी। आपको पूरा डिटेल्स में बताएं क्यों इसकी संयोजकता 1 होगी। तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन बी, 1 होगी। समझ गए होंगे आप डिटेल्स में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, रुधिर में श्वेत कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा को क्या कहा जाता है। रुधिर में श्वेत कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा को क्या कहा जाता है। ये जो भी क्वेश्चंस हैं सारे प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए इस प्रश्न का राइट आंसर बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जगह ऑप्शन बी, ल्यूकेमिया कहा जाता है। ल्यूकेमिया को ब्लड कैंसर भी कहा जाता है। यह भी ध्यान रखिए कि सीधे एग्जाम में पूछता है कि ल्यूकेमिया को क्या कहा जाता है, तो इसे ब्लड कैंसर भी कहा जाता है। या बोन मैरो में बन रहे WBC की असामान्य वृद्धि के कारण होता है। इसके कारण शरीर में संक्रमण से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है। इसका लक्षण क्या है, तो कमजोरी, बार बार संक्रमण, बुखार, खून बहना आदि। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, एक परमाणु की 3 आधारभूत अवयव कौन से हैं। एक परमाणु की 3 आधारभूत अवयव कौन से। एक परमाणु के जो 3 आधारभूत अवयव होते हैं वह होता है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रत्येक परमाणु मुख्यतः 3 आधारभूत कणों से मिलकर बना होता है। कौन कौन से, तो प्रोटॉन जिनका धनात्मक आवेश होता है नाभिक में स्थित होते हैं। न्यूट्रॉन की बात करें तो कोई आवेश नहीं होता, ये न्यूट्रल होता है और नाभिक में प्रोटॉन के साथ होता है। इलेक्ट्रॉन की बात करें तो ऋणात्मक आवेश होता है, नाभिक के चारों ओर कक्षा में घूमते हैं। तो प्रत्येक परमाणु मुख्यतः 3 आधारभूत कणों से मिलकर बने होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। ये चीज ध्यान रखिए। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, निम्न में से कौन सी विधि जल को पंकिल जल से अलग करेगी। निम्न में से कौन सी विधि जो है जल को पंकिल जल से अलग करेगी। पंकिल जल क्या होता है, कीचड़ वाला जल जो होगा वह पंकिल जल होगा। कीचड़ वाला जो जल होगा जिसमें मिट्टी, धूल कण आदि मिले होंगे वह पंकिल जल होगा। तो यही आपसे पूछा, निम्न में से कौन सी विधि जल को पंकिल जल से अलग करेगी। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन डी, निस्संदेहन कहलाएगा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। फिल्ट्रेशन, निस्संदेहन या फिल्ट्रेशन या वह विधि है जिसमें ठोस अशुद्धियां जैसे मिट्टी, धूल आदि को तरल जैसे पानी से अलग किया जाता है। पंकिल जल में मौजूद मिट्टी और गंदगी को फिल्टर पेपर या छन्नी की मदद से अलग किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, अभी प्रीवियस ईयर NTPC में पूछा गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में रूपांतरण को क्या कहा जाता है। तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में रूपांतरण को क्या कहा जाता है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन सी, वाष्पीकरण कहलाता है।
वाष्पीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें कोई तरल पदार्थ गर्म होकर गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, इसे वाष्पीकरण कहते हैं या इवपोरेशन कहते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है? बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है यह आपसे पूछा है। सीजीएस क्या होता है? तो सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड या सीजीएस प्रणाली होता है। तो आपसे पूछा है बल का सीजीएस प्रणाली के मात्रक क्या होगा, तो बल का सीजीएस मात्रक जो होगा चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डाइन होगा। बहुत लोग इस प्रश्न को गलत करके आएंगे। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको पता था यह प्रश्न, सरल क्वेश्चन है पर जानना चाहिए। कंफ्यूज करके लोग इस पे न्यूटन टिक करके आते हैं। तो सीजीएस प्रणाली यानी कि सेंटीमीटर ग्राम सेकंड में बल का मात्रक डाइन होता है, जबकि एसआई प्रणाली जिसे बोलते हैं एमकेएस पद्धति, मीटर किलोग्राम सेकंड में बल का मात्रक जो होता है न्यूटन होता है। केल्विन किसका मात्रक? तो केल्विन तापमान का एसआई मात्रक है। ऑप्शन में दिया डेसिबल, तो डेसिबल जो है ध्वनि की तीव्रता को मापने का मात्रक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है यह आपसे पूछा है, चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जगह ऑप्शन है विद्युत अपघटन विद्युत विघटन कहलाता है। विद्युत विघटन यानी कि इलेक्ट्रोसाइसिस एक ऐसी प्रक्रिया है विद्युत विघटन जिसमें बिजली की सहायता से किसी यौगिक को उसके घटक तत्वों से तोड़ा जाता है, जैसे कि पानी H2O का विद्युत विघटन करके वह दो तत्वों से टूट जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा 1 किलोग्राम राशि का वजन क्या है? 1 किलोग्राम राशि का वजन क्या होता है यह आपसे पूछा है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो हो जाएगा वो जगह ऑप्शन सी 9.8 न्यूटन होता है। भार पूछा है आपसे, तो भार बराबर होता क्या है? तो भार बराबर W बराबर जो होता है वह होता है आपका द्रव्यमान जो कि मास इनटू गुरुत्वीय त्वरण यानी कि G। द्रव्यमान पदार्थ की मात्रा होता है जिसका एसआई मात्रा किलोग्राम होता है। और भार की बात करें तो भार पृथ्वी द्वारा वस्तु पर लगाया गया आकर्षण बल होता है, इसका मात्रक एसआई मात्रक न्यूटन होता है। और जी जो होगा गुरुत्वीय त्वरण वह पृथ्वी पर औसतन 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वपातन कर सकता है? निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वपातन कर सकता है यह आपसे पूछा, चलिए बता दीजिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है या ध्यान से सुनिएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा इस प्रश्न का वो जाएगा ऑप्शन सी अमोनियम क्लोराइड, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऊर्ध्वपातन एक ऐसी भौतिक प्रक्रिया है जिसमें कोई ठोस पदार्थ क्या ऊर्ध्वपातन में तो कोई ठोस पदार्थ सीधे गैस में बदल जाता है बिना तरल अवस्था में आए। अमोनियम क्लोराइड जो है NH4Cl ऊर्ध्वपातन करने वाला प्रमुख पदार्थों में से एक है। जब इसे गर्म किया जाता है तो यह सीधे गैस में बदल जाता है और ठंडा होने पर पुनः ठोस के रूप में जमा हो जाता है। ऊर्ध्वपातन करने वाले अन्य सामान्य पदार्थ कौन कौन से, या ध्यान रखिए कि सीधे सीधे एग्जाम में पूछा। तो ऊर्ध्वपातन करने वाले अन्य पदार्थ जो है कपूर, नेप्थलीन, आयोडीन और अमोनियम क्लोराइड है, यह भी ध्यान रखिएगा। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वपातन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वपातन नहीं है यह आपसे पूछा है। तो अभी हम लोग पढ़े हैं जो ऊर्ध्वपातन वाले अन्य पदार्थ हैं वह कपूर, नेप्थलीन, आयोडीन और अमोनियम क्लोराइड। तो इसमें अमोनियम क्लोराइड भी दिया है, नेप्थलीन भी दिया है, कपूर भी दिया है। तो ये तीनों जो है या तो ऊर्ध्वपातन है, और बाकी जो आपका बर्फ है वह इस प्रश्न के हिसाब से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। या जो बर्फ है या ऊर्ध्वपातन नहीं है। ऊर्ध्वपातन वह प्रक्रिया है, एक बार फिर से सुन लीजिए, जिसमें कोई ठोस पदार्थ बिना तरल अवस्था में आए सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है। अमोनियम क्लोराइड, नेप्थलीन और कपूर सभी ऊर्ध्वपातित होने वाले पदार्थ हैं, जबकि बर्फ जो है जब गर्म होती है तो पहले पिघलकर पानी तरल बनती है, फिर वह वाष्प बनती, इसलिए ऊर्ध्वपातन नहीं करती। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है निम्न में से किस रंग का अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है? निम्न में से किस रंग का अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है यह आपसे पूछा है। तो अपवर्तनांक उस माध्यम की विशेषता है जो यह दर्शाता है कि प्रकाश की गति उस माध्यम में कितनी कम हो जाती है। जितनी कम तरंगदैर्घ्य होगा उतना अधिक अपवर्तनांक होगा। बैंगनी रंग अधिक अपवर्तित होती है इसलिए प्रिज्म में सबसे सीधे दिखाई देती है। लाल रंग की तरंगदैर्घ्य जो सबसे अधिक होती है इसलिए इसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है। तो पूछा सर्वाधिक किसका होगा, तो सर्वाधिक जो होगा वह होगा आपका बैगनी का सर्वाधिक होता है। अगर यही आपसे पूछ लेता है कि सबसे कम अपवर्तनांक किसका होगा तो हो जाता आपका जो हो जाता वो हो जाता ऑप्शन तो नहीं दिया पर लाल जो हो जाता और सबसे कम अपवर्तनांक होगा, परंतु इसमें दिया बैगनी, तो बैगनी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इसका अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है, सबसे कम अपवर्तनांक जो होता है वह लाल रंग का होता है, यह भी ध्यान रखिएगा, यह भी पूछ सकता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा जब प्रकाश वायु से कांच में जाता है तो क्या होता है? जब प्रकाश वायु से कांच में जाता है तो क्या होता है? जब प्रकाश एक माध्यम जैसे वायु से दूसरे घने माध्यम जैसे कांच में प्रवेश करता है तो उसकी गति जो है घट जाती है।
आवृत्ति सदैव स्थिर रहती लेकिन तरंग दैर्घ्य जो है वह घट जाती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तरंग दैर्घ्य घट जाती है। एक बार फिर से सुन लीजिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जब प्रकाश एक माध्यम जैसे एक वायु से दूसरे घने माध्यम जैसे कांच में प्रवेश करता है तो उसकी गति जो होती है घट जाती है। ये भी पूछ सकता था यहाँ पे गति में क्या प्रभाव होगा, तो गति घट जाती है। आवृत्ति सदैव स्थिर रहती है लेकिन तरंग दैर्घ्य जो होता है वेवलेंथ वह घट जाती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन तब होता है जब प्रकाश एक घने माध्यम से दुर्लभ कम घनत्व वाले माध्यम में जाता है। आपतन कोण आवश्यक क्रांतिक कोण से अधिक होता है, तब प्रकाश वापस उसी माध्यम में परावर्तित हो जाता है। इसे ही पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। तो इस प्रश्न के हिसाब से इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, हीरे से कांच में पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है हीरे से कांच में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है निम्नलिखित में से किसकी भेदन क्षमता अधिक है। निम्नलिखित में से किसकी भेदन क्षमता जो है अधिक है वह आपसे पूछा है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गामा किरणों की जो भेदन क्षमता होती है वह सर्वाधिक होती है। गामा किरणें वाई रेज जो है ये सबसे अधिक भेदन क्षमता होती है। ये विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं जिनकी ऊर्जा बहुत अधिक होती है और ये बहुत गहराई तक वस्तुओं को भेज सकती हैं। जबकि अल्फा किरणों की बात करें तो इनकी भेदन क्षमता सबसे कम होती है, कागज भी रोक सकती हैं। बीटा किरणों की बात करें तो मध्यम होते हैं इनका भेदन क्षमता, एल्युमिनियम शीट रोक सकती है। परंतु गामा किरणों की बात करें तो सबसे अधिक होती है, शीशा या मोटी कंक्रीट से ही रोका जा सकता है। भाई कुछ अन्य महत्वपूर्ण बताएं तो गामा किरणों का उपयोग जो होता है कैंसर की रेडियोथेरेपी में होता है। अल्फा किरणें शरीर की बाहरी त्वचा को भेद नहीं सकती। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा। कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जगह ऑप्शन सी, प्रोटीन संश्लेषण नहीं होगा अगर कोशिका में राइबोसोम अनुपस्थित होगा। यदि कोशिका में राइबोसोम नहीं होंगे तो प्रोटीन का निर्माण रुक जाएगा। राइबोसोम को प्रोटीन का कारखाना यानी कि फैक्ट्री या प्रोटीन्स कहा जाता है क्योंकि ये आरएनए और प्रोटीन से बने आणविक होते हैं। ये एमआरएनए की सहायता से अमीनो अम्ल को जोड़कर प्रोटीन बनाते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा। यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए। तो यदि माइटोकॉन्ड्रिया कार्य करना बंद कर दे तो भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा और कोशिका ऊर्जा उत्पन्न नहीं कर पाएगी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा घर, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा घर यानी कि पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है क्योंकि यह भोजन में मौजूद ग्लूकोज जैसे कार्बोहाइड्रेट या का ऑक्सीकरण करके एटीपी यानी कि ऊर्जा उत्पन्न करता है। यह प्रक्रिया कोशिकीय श्वसन कहलाती है। परीक्षा की दृष्टि से आपको अगर बताएं तो माइटोकॉन्ड्रिया में दोहरी झिल्ली होती है। इसमें अपनी डीएनए और राइबोसोम होते हैं, स्वयं की प्रोटीन बना सकती है या केवल यूरोक्रियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है, यह भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाला उपकरण को क्या कहते हैं। सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं यह आपसे पूछा है। तो क्या कहते हैं यह बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक्टिनोमीटर कहते हैं। एक्टिनोमीटर वह वैज्ञानिक यंत्र है जिसका उपयोग सूर्य की किरणों की तीव्रता को मापने के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है। तो सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। यह सौर ऊर्जा पराबैंगनी किरणों की शक्ति को मापता है। इसका उपयोग भौतिकी, मौसम विज्ञान और कृषि विज्ञान में किया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है। पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है यह आपसे पूछा है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जगह ऑप्शन बी, कोशिका भित्ति या सेल वॉल कहलाता है। पादप कोशिका की सबसे बाहरी परत जो होती है वह कोशिका भित्ति होती है या सेलुलोज से बनी होती है। सीधे सीधे एग्जाम में पूछता किससे बनी होती है तो यह कोशिका भित्ति जो सेलुलोज से बनी होती है या कठोर और अपारदर्शी होती है। परीक्षा की दृष्टि से आपको क्या ध्यान रखना है तो केवल पादप कवक और कुछ जीवाणुओं में ही कोशिका भित्ति होती है। पशु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं होती। पादप की कोशिकाएं भित्ति सेलुलोज कवक की काइटिन और जीवाणुओं की पेप्टिडोग्लाइड से बनी होती हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न पूछा है फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग कौन प्रदान करते हैं। फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग कौन प्रदान करते हैं यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा इस प्रश्न का वो हो जाएगा ऑप्शन बी, क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। क्रोमोप्लास्ट जो है एक प्रकार का प्लास्टिड होता है जो पादप कोशिकाओं में रंग द्रव्य के लिए होता है या फलों
फूलों और बीजों में पीला, नारंगी, लाल आदि रंगों का उत्पन्न करता है। बाकी ऑप्शन में दिया जो है ल्यूकोप्लास्ट, तो ल्यूकोप्लास्ट जो है खाद्य पदार्थों जैसे स्टार्च, तेल का भंडारण करता है। क्लोरोप्लास्ट जो है प्रकाश संश्लेषण करता है और पौधों को हरा रंग देता है। दोनों प्लास्ट, ऐसा कोई प्लास्टिड नहीं होता, गलत विकल्प है यह। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा द्रव्यमान संख्या किसका योग होता है। द्रव्यमान संख्या जो है किसका योग होता है, यह आपसे पूछा है। तो द्रव्यमान संख्या बराबर जो होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। द्रव्यमान संख्या किसी परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या को दर्शाती है। ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है। कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा इस प्रश्न का वो जाएगा ऑप्शन ए, लाइसोसोम। कोशिका की आत्महत्या की थैली जो कहा जाता है वो लाइसोसोम को कहा जाता है। लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली, सुसाइडिकल बैग ऑफ द सेल कहा जाता है, क्योंकि इसमें शक्तिशाली पाचक एंजाइम होती है जो प्रोटीन, वसा, शर्करा आदि को तोड़ सकते हैं। जब किसी कारणवश ये फट जाते हैं तो उनके एंजाइम पूरी कोशिका को नष्ट कर देते हैं। ये पुरानी क्षतिग्रस्त या अनावश्यक कोशिकाओं को भी नष्ट करने में मदद करती हैं। क्या ध्यान रखना है, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट बताएं तो आपको लाइसोसोम एक झिल्ली से घिरा हुआ अंगक है। इसे क्रिस्टियन डी ड्यूब ने खोजा था। लाइसोसोम को क्रिस्टियन डी ड्यूब ने खोजा था। या ग्लाजी काय द्वारा निर्मित एंजाइमों को संग्रह करता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑर्निथोलॉजी कहलाता है पक्षियों के अध्ययन को। पक्षियों की जातियों, व्यवहार, शरीर रचना, प्रवास, प्रजनन आदि का अध्ययन किया जाता है, वो ऑर्निथोलॉजी में किया जाता है। अन्य विकल्पों की बात करें तो हर्पियोटोलॉजी में उभयचर और स्त्री सर्प जैसे सांप, मेढक का अध्ययन किया जाता है। एंथ्रोपोलॉजी की बात करें तो मानव जाति और सभ्यता का अध्ययन किया जाता है एंथ्रोपोलॉजी में। ऑप्थेल्मोलॉजी की मैं बात करें तो आंखें और दृष्टि संबंधी चिकित्सा इसमें इसका अध्ययन किया जाता है। भारत में प्रसिद्ध ऑर्थोलॉजिस्ट जो हैं सलीम अली हैं। इन्हें डॉक्टर सलीम अली को बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, यह भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है रसायन उद्योग में कौन मूल रसायन माना जाता है। किंग ऑफ केमिकल्स या प्राइमरी केमिकल्स माना जाता है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा वो जगह ऑप्शन सी, H2SO4 को, जिसे सल्फ्यूरिक अम्ल भी बोलते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 को रसायन उद्योग में मूल रसायन या रसायनों का राजा कहा जाता है, क्योंकि इसका प्रयोग लगभग हर रासायनिक उद्योग में होता है या औद्योगिक विकास का मापक भी माना जाता है। उर्वरक, रंजक, डिटर्जेंट, पेट्रोलियम परिष्कृत बैटरियों आदि में व्यापक उपयोग इसका होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशानुगत होने वाला आनुवांशिक पदार्थ कौन सा है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशानुगत होने वाला आनुवांशिक पदार्थ कौन सा होता है, यह आपसे पूछा कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डीएनए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। डीएनए जिसका फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा इसका पूछ लेता है। वह आनुवांशिक पदार्थ है जो माता पिता से संतान तक वंशानुगत लक्षणों को पहुंचाता है या गुणसूत्रों में पाया जाता है। इसमें जीन होते हैं जो लक्षणों के निर्धारण और प्रोटीन निर्माण के लिए जिम्मेदार होते हैं। इसलिए डीएनए को जीवन की न्यू ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ कहा जाता है। परीक्षा की दृष्टि से बताएं तो डीएनए की खोज किसने की थी, यह भी पूछ लेता है। तो डीएनए की खोज जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस किक ने 1953 में की थी। डीएनए का आकार जो था डबल हेलिक्स होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा इनमें से किसका उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है। इनमें से किसका उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है, यह आपसे पूछा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोबाल्ट के समस्थानिक का। कोबाल्ट 60 एक रेडियोधर्मी समस्थानिक है जिसका उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है। या गामा किरणें उत्सर्जित करता है जो कैंसरग्रस्त कोशिकाओं को नष्ट करने में मदद करती है। रेडियोथेरेपी में इसका प्रयोग होता है, इसलिए कोबाल्ट 60 कैंसर चिकित्सा में प्रमुख भूमिका निभाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है समुद्री जल को शुद्ध जल में किस प्रक्रिया द्वारा बदला जा सकता है। समुद्री जल को शुद्ध जल में किस प्रक्रिया द्वारा बदला जा सकता है, यह आपसे पूछा है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा इस प्रश्न का वो जाएगा ऑप्शन डी, उत्क्रम परासरण के द्वारा।
उत्क्रम प्रासरण एक ऐसी तकनीक है जिसमें अर्धपारगम्य झिल्ली की सहायता से समुद्री जल या खारे जल से लवण, औषधियां व अन्य घुले ठोस पदार्थ हटाकर शुद्ध पेयजल प्राप्त किया जाता है। यह प्रक्रिया जल शुद्धिकरण संयंत्रों और घरेलू आरओ वाटर प्योरीफायर में उपयोग की जाती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है। रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लिम्फोसाइट द्वारा। एंटीबॉडी शरीर की रक्षा प्रणाली का हिस्सा होती है जो रोगजनकों के विरुद्ध काम करती है। इसका निर्माण श्वेत रक्त कोशिकाओं के एक विशेष प्रकार लिम्फोसाइट द्वारा होता है। लिम्फोसाइट के प्रकार जान लीजिए तो बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी का निर्माण करते हैं और टी लिम्फोसाइट संक्रमित कोशिकाओं को नष्ट करते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है निम्न में से कौन सा आयनिक यौगिक नहीं है। आयनिक यौगिक नहीं है यह आपसे पूछा, आयनिक कंपाउंड नहीं है। निम्न में से कौन सा आयनिक यौगिक नहीं है यह आपसे पूछा है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, CO2। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो CO2 जो है एक कोवेलेंट यौगिक है। कोवेलेंट यौगिक क्या होता है, तो ये धातु और धातु होते हैं। तो CO2 एक कोवेलेंट यौगिक है क्योंकि इसमें दोनों तत्व जो है कार्बन और ऑक्सीजन अधातु होता है। सॉरी, जो कोवेलेंट यौगिक होते हैं उसमें दोनों अधातु होते हैं, वही कोवेलेंट यौगिक होते हैं। जैसे कि CO2, तो CO2 में दो तत्व हैं, कार्बन और ऑक्सीजन, ये दोनों अधातु हैं, इसलिए ये कोवेलेंट यौगिक होते हैं। परंतु जो आयनिक यौगिक होते हैं उसमें एक धातु होता है और एक अधातु होती है। जैसे ऑप्शन में दिया CaCl2, तो CaCl2 जिसमें कैल्शियम हो वह आयनिक यौगिक है, जो कि धातु है, और क्लोरीन जो है वह अधातु है, इसलिए यह आयनिक यौगिक है। ऐसे ही MgCl2 और NaCl भी है। तो इसलिए CO2 जो है यह आयनिक यौगिक नहीं है, या जो है आपका या जो है कोवेलेंट यौगिक है। यह चीज ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है ऊंट अपने कूबड़ का उपयोग किस कार्य के लिए करता है। ऊंट जो है अपने कूबड़ का उपयोग किस कार्य के लिए करता है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन बी, वसा के संग्रह के लिए। वसा के संग्रह के लिए ऊंट जो है अपने कूबड़ का उपयोग करता है। ऊंट के कूबड़ में जल नहीं बल्कि वसा का संग्रह होता है। बहुत लोग जल टिक करके आते हैं जल के संग्रह के लिए, परंतु यह गलत हो जाएगा। हाँ, ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं, परंतु यहाँ पर यह नहीं सिद्ध होता कि यह ऊंट जो है अपने कूबड़ में जल के संग्रह करता है या वसा के संग्रह के लिए। चलिए डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो ऊंट के कूबड़ में जल नहीं बल्कि वसा का संग्रह होता है। जब भोजन और पानी की कमी होती है तो ऊंट इस संग्रहित वसा को ऊर्जा में परिवर्तित करके लंबे समय तक जीवित रह सकता है। तो यह वसा जल में भी परिवर्तित हो सकती है, जिससे ऊंट को शुष्क परिस्थितियों में मदद मिलती है। या मिथक है कि ऊंट कूबड़ में पानी जमा करके रखता है। तो ये रहे टॉप 30 साइंस के प्रश्न, जो कि अति महत्वपूर्ण है और बहुत ही अच्छे से समझाया गया। आपके लिए बहुत ही मेहनत की जा रही, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दिया करिए और वीडियो को शेयर कर दिया करिए। बिना टाइम हम लोग बिना कोई समय गंवाए वीडियो की शुरुआत करते हैं और वीडियो के बीच में हम लोग कभी कहते भी नहीं। तो प्लीज ये आपका काम है। अब आज की वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो से प्रश्न है बल का CGS मात्रक क्या है। बल का CGS मात्रक क्या है, यह आपसे पूछा है। इसका जो भी राइट आंसर है कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए।